बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश की और हमने इस बात को भी समझा कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आता है, जिसका आंसर हमें मिला कि फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। अब हम फर्दर इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको रोकने के लिए हमें फ़ोर्स का कितना मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन पर, और इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम का नाम देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक साइकिल मूव करती हुई आ रही है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन अगर उसी वेलोसिटी के साथ अगर ट्रक आ रहा है तो उसको रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन है। क्यों? यहाँ पर वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मास के अलग होने की वजह से दोनों की क्वांटिटी ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम दोनों अलग अलग हैं। भारी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होता है, और जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए भी फ़ोर्स ज़्यादा चाहिए। जिस तरह हमने पहले लॉ में, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये बात समझी थी, किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए और रोकने के लिए फ़ोर्स चाहिए। इसी तरह सेकंड लॉ में ये बात समझा रहा था कि जितनी ज़्यादा फ़ोर्स लगाएंगे उतनी तेज़ी के साथ मूव करेगा, उसमें एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा आएगा। तो जब वो एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सेकंड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम हम दोनों को डिफ़ाइन करेंगे। वी विल डिफ़ाइन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ सिंपली अ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, और इसका फार्मूला है हमारे पास P, इसका सिंबल है विच इज़ इक्वल टू mv, एंड वी डिफाइन मोमेंटम मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। इसी तरह अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जिनका मास कम है, जैसे हमने एक पत्थर लिया और एक पत्थर को हम किसी शीशे पर मारते हैं, तो आप देखते हैं कि वो शीशे पर अगर हमने एक स्मॉल जो स्टोन दिया जिसका मास 100 ग्राम है तो वो इतना डैमेज नहीं करेगा। उसके बरक्स अगर हम उतनी मास की अगर हम एक बुलेट लें और बुलेट को फायर किया जाए गन से, तो आप देखते हैं कि गन जो है वो उस शीशे का क्या हाल करेगी। दोनों केसेस के अंदर फोर्सेस अलग अलग लगी, मासेस सेम है लेकिन फोर्स अलग लगी। क्यों? बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा था, बुलेट की क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा थी बनिस्बत पत्थर के। अब यहाँ पर मासेस सेम है लेकिन वेलोसिटी अलग है। तो मोमेंटम के अंदर मास अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट रखें तो मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। इसके यूनिट की बात करें, मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, वेलोसिटी इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और विच इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूटन इनटू सेकेंड। इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन मैंने आपको मालूम करना सिखाया था, ml/t इनवर्स। ठीक है, अब हम सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू m है। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी बन गई, मास इंटू वेलोसिटी इज़ अ प्रोडक्ट, मास इंटू वेलोसिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, pf माइनस pi विच बिकम्स अ डेल्टा p। अब ये हमारे पास सेकंड लॉ आ गया विच स्टेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर हम इस डेल्टा टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स से एफ इंटू डेल्टा टी, तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी बन जाती है। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इम्पल्स, एंड इम्पल्स हैज़ द सेम यूनिट ऑफ मोमेंटम, that is impulse is denoted by I, and it has a unit
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इम्पल्स का हमारी डेली लाइफ के अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंस है, और इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फोर्स exerted for a short interval of time, that is called impulsive force। तो मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इम्पल्स का हमारी डेली रूटीन में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से कोई शख्स है, वो जंप लगाने की कोशिश करता है एक बिल्डिंग से, तो जब वो जंप लगाएगा लेट्स से, और वो जब ज़मीन पर आकर गिरेगा तो आप जानते हैं कि उसका क्या हाल होगा, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि हार्डर ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट्स क्विकली। जो सख्त ऑब्जेक्ट होते हैं वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। जैसे ज़मीन के ऊपर अगर ग्लास कांच का गिरता है तो आप देखते हैं कि कैसे वो टूट जाता है। इसी तरह अब ये ऑब्जेक्ट जब इस हार्ड सरफेस पर गिरेगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कितनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा? लेट्स से हम इसका टाइम ले लेते हैं जब ये फॉल करता है। इट हैज़ इसका मास है कोई 50 kg, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 और इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी है कोई 100 मीटर पर सेकंड, या इसको 20 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या होगा? यहाँ इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया इसका, और फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, 5 2 10 और ये 2 zeros, ठीक है। 1000 इसका मोमेंटम हो गया। वी नो दैट F इज़ इक्वल टू डेल्टा P इंटू टाइम। तो फोर्स मोमेंटम कितना आया हमारे पास? 1000, और इसका रिएक्शन टाइम जो है वो 1/100 सेकेंड, वो है 1/100 सेकेंड। यहाँ हम पुट करते हैं 100, ऊपर चला जाएगा, ये 10 पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 2 बिकम्स 10 पावर 5 न्यूटन। अब अगर किसी शख्स पर 10 पावर 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगे, यानी 1 लाख न्यूटन, तो उसका क्या बचेगा? लेकिन अगर हम अगर यहाँ पर कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट रख दें, जैसे कोई एयर बैग हमने यहाँ पर रख दिया, तो अब ये ऑब्जेक्ट जब इस पर फॉल करेगा तो यहाँ पर गिरते गिरते स्ट्राइक करते इसको टाइम लग जाता है कोई 5 सेकंड, ठीक है। अब जब 5 सेकंड टाइम लगेगा तो कितनी फ़ोर्स लगेगी? अगेन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P तो ये आपका 1000 रहेगा, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकेंड, 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय टाइम इज़ नाउ 5 सेकेंड। तो आई थिंक ये बचेगा 200। अब कहाँ 200 न्यूटन की फ़ोर्स और कहाँ 1 लाख न्यूटन फ़ोर्स? तो यू कैन ऑब्जर्व दैट हार्डर ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट्स क्विकली एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट रिएक्ट्स स्लोली। इसी तरह जब बुलेट फायर की जाती है तो आप देखते हैं कि बुलेट्स बहुत कम टाइम के अंदर जब किसी भी सख्त ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो कितना रिएक्ट करती है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम which states that if no external force act on a body, then total momentum of that system law of conservation of momentum which states that if no external force act on a system of particle, then total momentum of that system will be conserved, that is remains same। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बात समझाने की कोशिश करता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले
फ़र्ज़ किया हमारे पास दो बॉडीज़ हैं ए और बी, मास m1 बॉडी ए का जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और बॉडी बी का मास m2 विच इज़ मूविंग इनिशियली एट अ स्पीड u2 इन द सेम डायरेक्शन। u1 की वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, तो कुछ देर के बाद ये m1 जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो इससे स्ट्राइक करेगी। जब ये इससे स्ट्राइक करेगी तो एट दिस पॉइंट कॉलिजन टेक प्लेस। कॉलिजन का मतलब टकराना, और जब कॉलिजन होगा तो बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगी और बॉडी बी बॉडी ए पर फोर्स लगाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। इट मीन्स बॉडी ए विल एक्सर्ट अ फोर्स F1 whose magnitude will be equal to body B. तो after collision then body A will move with a velocity v1 and body B will move with a velocity v2. अब इसका इनिशियल मोमेंटम हम देखें तो वो m1 u1 कहलाएगा, इसका फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1, इसका इनिशियल मोमेंटम m2 u2, इसका फाइनल मोमेंटम m2 u2। अभी हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ को ये बात में से ये बात समझी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इफ़ नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो, इट मीन्स अगर हम इसको ज़ीरो ले लें तो इसका मतलब ज़ीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी, इट बिकम्स डेल्टा पी, और ये बन जाएगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रही है, तो फॉर बॉडी ए की बात करें तो बॉडी ए पर जो फोर्स लग रही है विच विल बी इक्वल टू F1 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, यानी m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये इक्वेशन 1 हम नाम दे देते हैं। और फॉर बॉडी बी m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसा ही है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, जैसे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस m2 v2 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो अगर हम इसको माइनस F2 प्लस F2 और ये डेल्टा टी लिखें, ये m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2, सॉरी यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हमने प्लस किया था ना, प्लस माइनस, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा m2 v2 माइनस का m2 u2। दिस फोर्स विल कैंसिल, देन इट बिकम्स ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो अब आपके पास m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस, अगर हम इस तरह लिख लें m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही फार्मूला लिखा है मैंने। देखें ये बन गई ज़ीरो, माइनस F2 प्लस F2। हाउ? F1 प्लस F2, ये दो फोर्सेस हैं। F1 का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी माइनस F2 के बराबर। तो हमने F1 की जगह माइनस F2 में प्लस F2 किया तो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ये डेल्टा टी इधर आकर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बचा m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2। माइनस वाली रकम हम इधर लेकर आ गए जो प्लस में हो गई, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस स्टेट्स दैट इफ नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी,
यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, यानी टकराने से पहले टोटल मोमेंटम। अब इनका जो टोटल मोमेंटम था, अगर इसका टोटल मोमेंटम था 100 न्यूटन इंटू सेकेंड, तो कोलिजन के बाद भी इनका मोमेंटम 100 न्यूटन इंटू सेकेंड रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली रूटीन। हम देखते हैं अ बुलेट इज़ फायर फ्रॉम अ गन। बुलेट आगे की जानिब जाती है बड़ी तेज़ी के साथ और गन पीछे की जानिब आती है बड़ी तेज़ झटके के साथ। यानी अगर बुलेट आगे जाकर जो फोर्स लगाएगी, जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगी, तो मोमेंटम जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी, बुलेट का मोमेंटम वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह जब रॉकेट रिपल्जन होता है तो आप देखते हैं कि रॉकेट ऊपर की जानिब जाता है और जो उसका फ्यूल होता है वो डाउनवर्ड की जानिब मूव करता है। तमाम एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें आसानी से सिंपल सी बात समझाता है कि अगर एक बॉडी आगे जाएगी तो टकराने के बाद दूसरी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि इस मिसाल में था। ठीक है, बलून की मिसाल लें तो बलून में से जब एयर रश आउट होती है तो बलून ऊपर की जानिब मूव करता है और एयर डाउनवर्ड की जानिब। तो आई होप कि आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया होगा, मोमेंटम भी समझ में आया होगा। हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कॉलिजन और कॉलिजन से रिलेटेड जो केसेस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।